नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही हो। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन। सभी को नमस्कार। सभी बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जल्दी से बताइएगा। सभी को नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्कार। एक बार मैं आपके कमेंट्स थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, के बाद हम अपने सेशन को आगे लेकर चलेंगे और चीज़ों को शुरू। ठीक है, चलिए। तो आ जाइए भाई, टॉपिक हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम थोड़ी सी बातें करेंगे अपनी आंतों के बारे में। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो यहाँ से हमने अपने मुख के बारे में पढ़ लिया था, हमने अपने दांत, जीभ, लार, इनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने अपनी फूड पाइप के बारे में पढ़ा, फिर हमने अपने आमाशय पेट के बारे में पढ़ लिया था, फिर हमने लीवर और अपने पेनक्रियास के बारे में पढ़ा था, अग्नाशय ग्रंथि के। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे आपकी, तो हम लोग अब आंतों पर पहुंचे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग पहले बात कर लेते हैं आंतों के बारे में। ठीक है, आंत। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इंटेस्टाइन। तो जब आपका खाना पेट में होता है तो पेट से निकलकर वो भोजन आपकी छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, तो आंतें आपके पास कितनी होती है दोस्तों? दो होती है। हमारे शरीर में आंतें कितनी होती हैं? दो। एक होती है छोटी आंत, हम लोग छोटी आंत। तो पहले खाना कौन सी आंत में पहुंचता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके पेट से निकलकर जो खाना आता है वो सीधा आपकी छोटी आंत में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, इसके बाद आपकी दूसरी आंत होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत, छोटी आंत से निकलने के बाद जो ऐसा खाना है जो पच नहीं सकता, वो आपकी बड़ी आंत में ट्रांसफर करता है। ठीक है, जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में दो आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। हाँ, तबीयत आज ठीक नहीं। आज मैं ना आप लोगों की 45 मिनट की ही क्लास ले पाऊँ, तबीयत आज मेरी ठीक नहीं। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों के बारे में पेपर में हम लोग पहले छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, छोटी आंत जब हम लोग हेडिंग डालते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल। तो जो छोटी आंत होती है ना, इसकी लंबाई आपको पेपर में आती है कि भाई छोटी आंत की लंबाई कितनी, ये कितनी लंबी होती है छोटी, इसकी लेंथ कितनी। छोटी आंत की जब हम लेंथ के बारे में बात करते हैं, छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर। 6 से 6.5 मीटर की होती है छोटी आंत। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग यही होती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, सबसे लंबा भाग हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होती है जो हमारी छोटी। ठीक है, आवाज कट रही है क्या? ठीक है, आवाज कट रही है बेटा? जल्दी से बताओ। अब बताएंगे सब। आवाज ठीक आ रही है? अभी भी आवाज कट रही है क्या? आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है। एक तो मेरे गले में से आवाज नहीं निकल रही आपको, इसलिए कम आ रही होगी आवाज। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो गला मेरा एकदम बैठा हुआ है।
और थोड़ी सी तबीयत सी खराब है, इस वजह से आवाज़ कम निकल रही है ना। तो अब नहीं कट रही होगी। चलो आ जाओ, अब देखते हैं। तो भाई आपकी जो छोटी आंत होती है ये आपकी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल की लंबाई कितनी थी? मैंने बताया था कि आपकी जो आहार नाल होती है ये आप लोगों की 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल इतनी लंबी थी भाई। अब आहार नाल से तो देखो, टोटल आहार नाल आपकी 8 से 10 मीटर लंबी थी। अब इसमें से 6 से 6.5 मीटर की तो छोटी आंत हो गई। तो ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है, तो छोटी आंत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि हमारी जो छोटी आंत होती है इसके कितने भाग होते हैं, या छोटी आंत में क्या होता है। तो आपको ये पूछा जाता है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में ही खाना पूरा पचता है दोस्त। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये पूछा जाता है कि किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो आप बताते हो छोटी आंत में। यानी आपका जो खाना है ना, जो आपका पूरे तरीके से खाना पचेगा वो छोटी आंत में पचता है। तो कंप्लीट डाइजेशन, हम लोग बताते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अभी भी बहुत कम आ रही है क्या आवाज़? आवाज़ बढ़ा लीजिए बेटा, आप अपने फ़ोन से इंक्रीज करिए, बाकी यहाँ से तो नॉर्मली है जैसे है आवाज़। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब आओ आगे बात करते हैं कि यहाँ से जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। ये पेपर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि आहार नाल के किस भाग में खाना पूर्ण रूप से पचता है, तो छोटी आंत में। अब छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं, तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग होते हैं। हमारी जो छोटी आंत है वो 3 भागों में बटी हुई होती है, 3 पार्ट्स में। अब ये कौन कौन से 3 पार्ट है जिसमें छोटी आंत हमारी बटी हुई होती है, ये आपको पूछा जाता है। तो छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं। आवाज कैसे नहीं आ रही भाई आज? अब बताओ, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब आवाज आ रही है? ठीक है, अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है। तो भाई जब हम लोग 3 भाग की बात करते हैं, 3 पार्ट्स की बात करते हैं, तो हमारी छोटी आंत जो होती है इसके 3 भाग। सबसे पहला भाग होता है आपकी छोटी आंत के अंदर ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम, तो सबसे छोटा भाग होता है दोस्त ड्यूडेनम, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी, हिंदी में ड्यूडेनम, ग्रहणी। ठीक है, इस ग्रहणी के बारे में याद रखना कि ये वो वाली ग्रहणी नहीं है जो घर के काम करती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है। ये वो वाली ग्रहणी नहीं है, ये ग्रहणी है छोटी आंत का सबसे पहला भाग। ये क्या है? प्रथम भाग। ये होता है छोटी आंत का प्रथम भाग, छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, प्रथम भाग है। ठीक है, छोटी आंत का प्रथम भाग ये होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं SI लिख रही हूँ, S का मतलब स्मॉल, I फॉर इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे पहला भाग है। अब कमाल की बात यह है कि सबसे छोटा भाग भी है। ठीक है, तो ये होता है छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, कहा जा सकता है छोटी आंत का सबसे छोटा भाग भी है दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग भी है दोस्तों। क्लियर? छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपकी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग भी यही होता है। और सबसे कमाल की बात ये कि इसी भाग के अंदर 3 जगह के रस आकर गिरते हैं। 3 जगह के रस जो पेट में बन रहा था
क्या बन रहा था पेट में? जठर रस। लीवर में क्या बन रहा था? इलियम। लीवर में बन रहा था पित्त रस, और आपके अग्नाशय में बन रहा था अग्नाशय रस। वो तीनों यहीं आकर गिरते हैं। तो आप बताओगे कि इस भाग में क्या होता है दोस्त? इस भाग में इस भाग में जठर रस जो आपके पेट में बना था, जठर रस भी यहीं आ जाता है ना? आप बताते हो पितरस जो लीवर ने बनाया था, पितरस तथा अग्नाशय रस जो आपके अग्नाशय में बना था, तथा अग्नाशय रस, अग्नाशय रस आकर गिरते हैं। ठीक है, आकर एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत के ऐसे कौन सा भाग है जहां 3 जगह के रस आकर गिरते हैं? मतलब 3 रस, पेट में जो जठर रस बन रहा था, जब पेट से खाना खिसकता है छोटी आंत के इसी भाग में गिरता है सबसे पहले। ठीक है, अब जब यहाँ गिरता है खाना तो पेट में जो जठर रस था वो भी आकर गिर जाता है यहीं। फिर लीवर से जो पित्तरस निकल रहा था, बाइल जूस, वो भी यहीं आकर गिर जाता है। और अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकल रहा था वो भी यहीं आकर गिर जाता है। तो आप लोग बताओगे इन दिस पार्ट गैस्ट्रिक जूस भाई यहीं आकर गिरता है। ठीक है, बाइल जूस है ना, बाइल जूस जो होता है, लीवर जो बनाता है बाइल जूस, एंड पैनक्रियाटिक जूस तो पैनक्रियाज बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस मिक्स्ड। इसी पार्ट में क्या होता है, इसी पार्ट के अंदर ये तीनों जूस आकर मिल जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, है ना? ये पूछता है, क्लियर है ना मैम? नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 300 होती हैं बेटा, 300। ठीक है, 300। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी आपकी छोटी आंत। देखो जितनी भी लाल रंग से आपको दिखाई दे रही है, ये जितनी भी आपको लाल लाल रंग से दिखाई दे रही है, ये आपकी छोटी आंत है भाई। ये आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो आपको नजर आ रही है ना लाल रंग से। और मैम ये जो गुलाबी रंग से नजर आ रही है, ये आप लोगों की क्या है? बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत है दोस्तों, ये आप लोगों की बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आप लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन है। तो छोटी आंत इस तरीके से होती हैं आपके शरीर में, आपको नजर आ रही है ना, है ना? अब देखो, तो छोटी आंत के मैंने कहा 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन से 3 भाग? ये आपका पेट है ना, मतलब ऊपर की तरफ आपका पेट होता है, पेट। अब पेट से खाना आता है और आपकी छोटी आंत में आकर गिर जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये पेट ही है आपका, और पेट से जब खाना आकर गिरता है तो वो ड्यूडेनम वाले भाग में ही आकर गिरता है, ग्रहणी वाले भाग में। तो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ग्रहणी, वो आपका ऐसा भाग है जहाँ 3 जगह के रस आकर मिल जाते हैं। फिर आपकी छोटी आंत का अगला भाग होता है भाई जेजूनम। जेजूनम, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये याद रखना है कि छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम और दूसरा भाग होता है जेजूनम। जेजूनम को हम कहते हैं मध्य आंत, है ना? तो ड्यूडेनम से खाना आता है जेजूनम में, अब जेजूनम से खाना पहुंचता है इलियम में, और आपकी छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है शेष आंत्र, जिसको कहते हैं इलियम, जिसको कहते हैं इलियम। तो चलो मैं यहीं पे समझा देती हूँ। तो छोटी आंत का आपने देख लिया, सबसे पहला भाग ड्यूडेनम है। अब ड्यूडेनम के बाद कौन सा होता है छोटी आंत का भाग? ड्यूडेनम के बाद होता है जेजूनम। जेजूनम, तो जेजूनम जिसको कहते हैं मध्य आंत, मध्य आंत, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जेजूनम से खाना कहाँ खिसक जाता है? जेजूनम से, ये ड्यूडेनम से खाना जेजूनम में खिसक जाता है। अब जेजूनम के बाद जो खाना है ये कहाँ खिसका दिया जाता है? अब ये खाना आ जाएगा छोटी आंत के तीसरे भाग में, है ना? ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग। तीसरा भाग होता है इलियम। अब खाना आ जाता है इलियम में, यानी कि शेष आंत्र में। तो आइए अब हम पढ़ेंगे शेष आंत्र के बारे में, यानी कि इलियम के बारे में। तो ये 3 भाग होते हैं आपकी छोटी आंत के। तो ये सारी बातें डेडूनम की है, ग्रहणी से आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, जेजूनम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब क्वेश्चन बनते हैं इलियम से कि इलियम क्या करता है। तो आइए बात करते हैं आपके इलियम की। तो देखो जो बच्चों,
कि जो हमारी छोटी आंत होती है ना, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि छोटी आंत में हजारों उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। हजारों अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। आपकी छोटी आंत में क्या होता है? हजारों उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ये स्टार लगा दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है। तो हमारी छोटी आंत में उंगली के जैसी हजारों संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, तो बताओगे थाउजेंड्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी छोटी आंत में ना हजारों उंगली के जैसी संरचनाएं होती हैं। समझना, मान लीजिए ये तुम्हारी छोटी आंत है भाई, मान लीजिए दोस्तों ये तुम लोगों की छोटी आंत है। ठीक है, ये क्या है? आप लोगों की छोटी आंत। अब आपकी छोटी आंत में क्या होता है? हजारों उंगली के जैसी संरचनाएं। देखो ये मेरी ऐसे ऐसे आपकी छोटी आंत में उंगली के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इस तरीके से। अच्छा मैम, इन उंगली के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ये जो हमारी आंत में उंगली के जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जैसे उंगलियां होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इन स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग विलाय। इन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? विलाय, यानी रसांकुर। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये जो उंगली के जैसी संरचनाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम विलाय यानी रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? रसांकुर कहते हैं दोस्त। तो हजारों उंगली के जैसी जो संरचनाएं होती हैं, इनको कहा जाता है रसांकुर यानी विलाय। ये क्वेश्चन आता है पेपर में रंजीत, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि हमारे शरीर में उंगली के जैसी हजारों उंगली की जैसी संरचनाएं पाचन तंत्र के किस हिस्से में पाई जाती है? तो आपने कहा छोटी आंत में। तो हमारी छोटी आंत में उंगली के जैसी ये संरचनाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं विलाय यानी रसांकुर। ये क्या काम करती हैं? यही भोजन का अवशोषण करती हैं। तो इनके अगर मैं काम की बात बताऊं तो एक तो इनका काम है कि आंतों का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। है ना, अवशोषण के लिए आंतों का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। एक तो इनका काम है अवशोषण के लिए, क्या काम करती है? अवशोषण के लिए आंतों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतों का सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हैं दोस्त। ठीक है, इनका काम होता है आपकी आंतों का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। तो ये क्या काम करती हैं? इंक्रीज्ड, इनका काम है इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन किसका? जो भी तुमने खाया है, भाई आंतों में ही तो खाना पचता है, छोटी आंत में खाना पच गया। अब जो भी पचा है खाना, उसमें जो पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सब पोषक पदार्थ अब आपकी आंतों में अवशोषित होंगे, आपकी आंतों के अंदर जाएंगे। तो बिल्कुल, तो ये आपकी आंतों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अवशोषण के लिए क्या करती हैं? सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती हैं दोस्त। समझ में आ गई बात? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मैम, ड्यूडेनम पहला भाग होता है, जेजुनम बीच वाला भाग होता है, इलियम सबसे अंतिम वाला पार्ट होता है, ये है। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, तो एक तो ये आपको पूछा गया पेपर में क्वेश्चन है कि इन विलाइयों का काम क्या होता है, स्टार लगा दिया। तो आपने कहा कि सतह क्षेत्रफल बढ़ाती हैं, यानी आपकी आंतों में क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतने ज़्यादा पोषक पदार्थ आपके हाथों में जाएंगे, इतने अच्छे से आते उनको ब्लड में मिलाएंगी, इतने अच्छे से फिर आपके कोशिकाओं तक पहुंचेंगे और आप हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो ये सतह क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। पहला काम तो ये हो गया इनका विलाइयों का। मैम ये विलाइयों का दूसरा काम क्या होता है? ये विलाई और क्या काम करती हैं? तो इनका दूसरा काम ये है दोस्तों कि ये क्या करती हैं?
इनका काम होता है अवशोषण करना। दूसरा काम इनका होता है कि ये पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। पोषक पदार्थों का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। समझ में आ गई बात? तो यही पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। तो पूछा जा सकता है कि छोटी आंत में कौन सी संरचनाएं पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है? यही है विलाय। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उन सबको यही अवशोषित करती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर से निकलती हैं छोटी छोटी, इनके अंदर जुड़ी हुई होती हैं छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं। ये रही छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं। जब ये पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो इन पोषक पदार्थों को रक्त में मिला देती हैं। ये हैं दोस्तों रक्तवाहिकाएं, और ये रक्तवाहिकाएं फिर इन सारे पोषक पदार्थों को रक्त के साथ आपकी कोशिका तक पहुंचा जाती हैं। तो मतलब यहीं से खाना, यहीं से पोषक पदार्थ अब आपकी आंतों में, आपकी जो कोशिकाएं हैं उनमें पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये होती हैं आप लोगों की ब्लड वेसल्स। इनसे छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं निकली हुई होती हैं, छोटे छोटे रक्त की नलियां इनसे निकली हुई होती हैं। इन रक्त की नलियों से होते हुए वो पोषक पदार्थ आपकी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तो फिर आपकी कोशिकाएं पोषक पदार्थों को लेकर ग्रोथ करती हैं, अपनी वृद्धि करती हैं। तो ये आपको पूछा जाएगा इनके बारे में। ठीक है, तो छोटी आंत के अंदर आपने देखा कि ये विलाई होती हैं। अब अगर हम लोग बात करें छोटी आंत के अंदर ही क्या होता है, छोटी आंत के अंदर आप बताते हो कि पाचक रस, आंत रस बनते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि छोटी आंत में आंत रस पाए जाते हैं, आंत रस बनते हैं। ये अंतिम रस है जो आपके शरीर में बनता है ना, खाने को पचाने वाला अंतिम रस। इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कहाँ बनता है? इंटेस्टाइनल जूस इज फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी छोटी आंत में बनते हैं आंत रस। देखो सबसे पहला रस कहाँ बना था? सबसे पहला रस कहाँ बना था? आपने कहा कि मैम पेट में बना था, जठर रस। फिर दूसरा रस कहाँ बना था? लीवर में, पित्तरस, बाइल जूस। तीसरा रस कहाँ बना था? पेनक्रियाज में, पेनक्रियाटिक जूस। ये तीनों मिल गए थे आपकी छोटी आंत में जाकर, ड्यूडेनम वाले भाग में। अब आपकी छोटी आंत से ही निकलता है चौथा रस, जिसको कहते हैं आंत रस, जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। तो आपको पूछा जाएगा कि आंत रस कहाँ बनता है? छोटी आंत में। अब आंत रस के अंदर मिले हुए होते हैं कुछ एंजाइम। आंत रस में मिलते हैं खाने को पचाने वाले कुछ एंजाइम। ठीक है, पूछा जाता है कि आंत रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस आंत रस में आप बताते हो कि यहाँ पर आपको 5 एंजाइम देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाइनल 5 एंजाइम है जो खाने को फाइनल डाइजेस्ट कर देंगे, कि छोटी आंत में खाना पूर्ण रूप से पच जाता है। तो वो यही 5 एंजाइम है जो खाने को पूर्ण रूप से पचा डालेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ पेट में जो जठर रस था उसमें कितने एंजाइम थे? मैम 2, रेनिन और पेप्सिन। अगर मैं कहूँ लीवर का जो पित्तरस था उसमें तो एक भी एंजाइम नहीं था। अगर मैं कहूँ पेनक्रियाज ने जो पेनक्रियाटिक जूस निकाला उसमें कितने एंजाइम थे? मैम 3, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। वैसे ही अगर आंत रस की बात करें तो यहाँ पर 5 एंजाइम है। सबसे पहला जो एंजाइम होता है वो होता है इरप्सिन। सबसे पहला एंजाइम है इरप्सिन। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किसको पचाने का काम करता है? इरप्सिन नाम का एंजाइम क्या पचाता है? जल्दी बताओ। मैंने कल आपको एक ट्रिक भी बताई थी। मैम लार्ज इंटेस्टाइन में तो गया ही नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में अब जाएगा ना, पहले छोटी में तो पचा लो पूरा, पहले छोटी के अंदर तो काम कर लो, उसके बाद जाता है बड़ी आंत में खाना। और बड़ी आंत में जब वो पहुंचता है वो खाना रहता ही नहीं है, वो मल बन जाता है, फिर पोटी बन जाती है। ऐसा खाने का भाग जो पच ही नहीं सकता आपके शरीर में, वो पहुंचता है छोटी आंत में। जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो तो आपकी छोटी आंत में ही एब्जॉर्ब कर ली। अब जो कबाड़ बचा ना वो पहुंचाया जाता है बड़ी आंत में, और उसी कबाड़ में होता है एक्स्ट्रा पानी, वो पहुंचा दिया जाता है बड़ी आंत में।
बड़ी आंत में तो अभी कबाड़ जाएगा, अभी तो अच्छी अच्छी चीजें आपकी एब्जॉर्ब हो रही है ना छोटी आंत में, अभी तो अच्छी अच्छी चीजें छोटी आंत में ही आपकी क्या हो रही हैं, मिल रही हैं ब्लड में। बिल्कुल, तो मैंने कहा था जिस भी एंजाइम के नाम के पीछे सी ना जाए वो प्रोटीन पचाता है। आपका फाइनल प्रोटीन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ये क्या करता है, प्रोटीन पाचन। जितनी भी प्रोटीन थी आपके शरीर में सब पच गई भैया, प्रोटीन डाइजेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ, अब दूसरा एंजाइम कौन सा निकलता है, माल्टेज। माल्टेज दूसरा एंजाइम यहाँ से निकलता है, माल्टेज। ठीक है, माल्टेज। जो माल्टेज होता है ये माल्टोज को पचाता है। ये किसको पचाता है, माल्टोज। पढ़ाया था ना कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको, माल्टोज है ना। माल्टोज एक तरीके का डाइसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। तो ये करता है माल्टेज, माल्टोज का पाचन। जो अनाजों की शर्करा होती है, माल्टोज डाइजेशन, ये आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर तीसरा होता है सुक्रेज। सुक्रेज नाम का एंजाइम, अब ये भी बहुत सिंपल है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को पचाता है। सुक्रोज भी एक तरीके का क्या था, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है, सुक्रेज, सुक्रोज का पाचन। ये तो नाम देखते ही पहचान जाओगे तुम लोग, है ना। सुक्रोज डाइजेशन करता है, ये करता है सुक्रोज डाइजेशन। ठीक है, सुक्रोज का पाचन करता है भाई, ये सुक्रोज का पाचन करता है। एक और बनता है, आप बताते हो, लैक्टेज। एक और बनता है लैक्टेज, है ना। लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज क्योंकि दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता था, क्योंकि प्रोटीन को तो रेनिन ने पचा दिया था। अब दूध का कार्बोहाइड्रेट जो है लैक्टेज, ये आंत में आकर बचता है, छोटी आंत में। तो ये क्या करता है, ये लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है। ये लैक्टोज का पाचन करता है, लैक्टोज का पाचन, है ना। तो ये करता है लैक्टोज डाइजेशन, ये कर रहा होता है लैक्टोज डाइजेशन। ठीक है, क्लियर। 1 2 3 4, अब पांचवा बनता है यहाँ पर लाइपेज। पांचवा बनेगा लाइपेज। लाइपेज आप ऑलरेडी जान चुके हो कि लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन। तो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन। तो फैट आपने खाया, फैट उसका पाचन। ठीक है, तो ये करता है फैट डाइजेशन, फैट डाइजेशन। और यहाँ से जब फैट डाइजेस्ट हो जाता है आपकी छोटी आंत में, जब वसा पच जाती है लाइपेज एंजाइम के और पित्तरस के साथ मिलकर, तो अब ये वसा आपके खून में नहीं मिलती, ये वसा पहुंचाई जाती है किसके अंदर, ऐसी वसा, इस वसा को अब ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, इसके द्वारा, आप बताते हो लिम्फ के द्वारा। लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। आपकी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। ऐसा रक्त जिसमें केवल WBC होती है उसको कहते हैं लिम्फ। ऐसे रक्त के अंदर ये पहुंचा दी जाती है लाइपेज। तो आपको ये नोट डालकर एक पॉइंट लिख लेना है, नोट डालकर कि पचित वसा का परिवहन, पचित वसा, जो वसा पच चुकी है, पचित वसा का परिवहन कौन करता है भाई, परिवहन लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा होता है, लिम्फेटिक तंत्र द्वारा होता है। ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो वसा पच जाती है उस वसा का परिवहन कौन करता है, यानी उसको आपके शरीर के अंगों तक, कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम पहुंचाता है, लिम्फेटिक। ठीक है, बताओगे कि लिम्फेटिक, लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट। डाइजेस्टेड फैट जो है वो रक्त में नहीं मिलाया जाएगा, वो आप लोगों के कहाँ पहुंच जाता है, आप बताते हो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो, तो लिम्फेटिक सिस्टम से ही फिर वो आपके ब्लड के अंदर जाता है और फिर ब्लड से आपकी कोशिकाओं में। तो ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं पहुंचता, सीधा रक्त में नहीं पहुंचता, पहले इसको लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक बच्चा क्या कह रहा है कि इलियम से दोबारा छोटी आंत में चले गए, बराबर पढ़ाया करिए। तो भैया पहले हमने यहाँ पर बात करी थी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ से
आपको छोटी आंत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत में हजारों उंगली के जैसी संरचनाएं हैं, इनको क्या कहते हैं। फिर ये सारा बता दिया यहाँ पे मैंने आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि छोटी आंत के अंदर आंतरस बनते हैं, और ये जो आंतरस बनते हैं ये छोटी आंत के इलियम के अंदर ही सबसे ज़्यादा बनते हैं। छोटी आंत का जो शेष आंत्र भाग है ये उसमें ही सबसे ज़्यादा बनते हैं। और फिर हमने छोटी आंत के अंदर इलियम के अंदर जो ये बन रहे हैं एंजाइम, इनके बारे में पढ़ लिया। अब सारा का सारा यहाँ से आपका कंप्लीट छोटी आंत का, ठीक है। अब आ जाओ बड़ी आंत की तरफ चलते हैं। छोटी आंत में इतने पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। अब बात करते हैं बड़ी आंत की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत कि बेटा ये सारे के सारे जो पॉइंट बताए हैं ना, ये सब आप लोगों के छोटी आंत के अंदर ही होते हैं, तो इसीलिए सारे फैक्ट आपको लिखवा दिए हैं। अब बात करते हैं बड़ी आंत की, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत में अगर हम लोग देखें तो इसकी भी लंबाई आपको पूछी जाएगी। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लेंथ कितनी होती है। तो जो बड़ी आंत होती है ना ये छोटी होती है वास्तव में, ठीक है, लेकिन ये चौड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसकी तो लंबाई 1 से 1.5 मीटर ही होती है दोस्तों, इसकी लंबाई तो 1 से 1.5 मीटर ही होती है। और छोटी आंत की लंबाई कितनी थी, वैसे 6.5 मीटर थी। फिर मैम उसको छोटी आंत क्यों कह रहे थे, तो ज़्यादा लंबी है, तो इसलिए कह रहे थे। यहाँ पर समझना, देखो ये आपकी छोटी आंत है, ये आपकी छोटी आंत है, ठीक है, और ये आपकी बड़ी आंत है, ये आपकी बड़ी आंत है, ठीक है। तो मैम इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, इसको छोटी आंत इसलिए कहते हैं मैम ये तो लंबी है तो बड़ी आंत कहना चाहिए। तो इनको बड़ी आंत और छोटी आंत लंबाई के आधार पर नहीं कहते, चौड़ाई के आधार पर कहते हैं। ये आपको पतली दिख रही है ना, ये आपको थोड़ी दिख रही है, मोटी है, तो मतलब छोटी आंत जो होती है वो नैरो होती है, नैरो पतली होती है बेटा, पतली, लेकिन वास्तव में लंबी होती है। छोटी आंत नैरो होती है लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा होती है छोटी आंत की। तो इनको लंबाई, इनको मोटाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर इनको छोटी आंत बड़ी आंत कहते हैं। ये आपकी बड़ी आंत है, ये क्या है दोस्त, बड़ी आंत, लेकिन इसकी तो लंबाई कम है। हाँ, लेकिन मैम इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत। इसकी मोटाई ज़्यादा है दोस्त, ये मोटाई में अधिक है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की लंबाई तो छोटी होती है लेकिन मोटाई ज़्यादा है, तो इनको मोटाई के आधार पर हम छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है ना, है ना, समझ में आ गई। मैम कैसे जाता है नली में से खाना, बेटा मैंने बताया था ना आपकी नली में गति होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति, इसी से खाना आगे बढ़ता रहता है। वो आपकी फूड पाइप में भी होगी, फिर आपके पेट में होगी, फिर आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ को खाना पहुंचेगा, तो क्रमानुकुंचन गति के कारण, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्रमानुकुंचन लगभग 3.5 इंचेस मोटी होती है आपकी जो बड़ी आंत होती है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर फोटो देखते हैं, मैंने कहा ना ये पतली वाली तो छोटी आंत है, और देखो ये जो आपको मोटी नजर आ रही है, ये देखो ये कितनी मोटी नजर आ रही है आपको, ये आपकी बड़ी आंत होती है, ये मोटी वाली आपकी बड़ी आंत है, ये मोटी वाली क्या है आप लोगों की बड़ी आंत। तो मोटाई ज़्यादा होती है बड़ी आंत की, लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है छोटी आंत की। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो बड़ी आंत होती है, इसके भी 3 भाग होते हैं दोस्तों, छोटी आंत की तरह बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, तो एक तो भाग होता है आपकी बड़ी आंत का सीकम, सीकम पहला भाग होता है सीकम, ठीक है, सीकम आपकी बड़ी आंत का पहला भाग है। दूसरा भाग होता है कोलन, आपकी बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है दोस्तों कोलन, ठीक है। और सीकम को हिंदी में अंधनाल भी कह देते हैं, अंधनाल, सीकम को हिंदी में अंधनाल कह देते हैं। और तीसरा भाग होता है दोस्त रेक्टम, रेक्टम, तीसरा भाग होता है मलाशय यानी कि रेक्टम। ये 3 भाग होते हैं आपकी बड़ी आंत के, ये 3 भाग होते हैं आप लोगों की बड़ी आंत के, ठीक है, ठीक है। आंतों में सूजन तब आती है जब हम ज़्यादा
मैदा का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऐसी वर्कआउट करते हैं जिसमें हमारे पेट ऊपर दर्द होता है, वातें सूज जाती हैं, या कोई इन्फेक्शन, जीवाणु विषाणु का कोई इन्फेक्शन। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मैम जो बड़ी आंत होती है इसका जो आपने बताया तो भाग है सीकम। देखो ये रहा सीकम वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला भाग जो होता है रेक्टम, और जब हम बात करते हैं कोलन की, इस तरीके से ये कोलन वाला भाग। तो देखो मैं आपको समझाने की बात करती हूँ, देखो इस डायग्राम को छोड़ो, मैं समझाती हूँ आपको। जब हम लोग बात करते हैं अपनी बड़ी आंत की, तो हमारी जो बड़ी आंत है, देखो समझना, ये आपकी फूड पाइप है, खाने की नली, ये आपका पेट है ना। और आपके पेट से यहाँ पर कौन सी आंत जुड़ती है, छोटी आंत। ये काली वाली जो है आपकी छोटी आंत है, ठीक है, ये काली वाली आपकी छोटी आंत है, ठीक है। अब ये जो आपकी छोटी आंत यहाँ से पेट से जुड़ रही है, इस एरिया को कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है, इसको कहा जाता है पाइलोरिक, को कहते हैं पाइलोरिक। ये पाइलोरिक जगह है जहाँ आपका पेट आपकी छोटी आंत से जुड़ता है। अब यहाँ पर ये है आपकी बड़ी आंत, ठीक है, ये है आप लोगों की बड़ी आंत, है ना, ये है आप लोगों की बड़ी आंत, ठीक है। अब आपकी जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से यहाँ मिल रही है, देखो देखो दिख रहा है ना, ये बड़ी आंत है और ये काली वाली छोटी आंत है। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों यहाँ मिल रही हैं। इस जगह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीकम। ये पूछा गया प्रश्न है पेपर में, इसको कहते हैं सीकम। ये पूछा गया प्रश्न है कि वो जगह जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, उस जगह को कहते हैं अंधनाल। अंधनाल यानी कि सीकम, सीकम। तो सीकम, सीकम क्या होता है, सीकम वो जगह है जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती हैं। तो लिख लीजिएगा कि यहीं पर क्या होता है, छोटी आंत आप लोगों की तथा बड़ी आंत, बड़ी आंत मिलती है, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि वो जगह जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती हैं वो होता है सीकम। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, जंक्शन ऑफ, इसको कहते हैं जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने वाला जंक्शन, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये आपको पॉइंट्स पेपर में पूछे जाते हैं, ये आपको पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे। सॉरी। अब देखो, अब अंधनाल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, सीकम के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब आपकी बड़ी आंत का ही भाग होता है एक, जिसको कहते हैं कोलन। तो कोलन जो होता है ये आपकी बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। तो कभी भी पूछे कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो हम बताते हैं अब दूसरा भाग आपकी बड़ी आंत का। सीकम के बारे में तो पढ़ लिया, दूसरा भाग है दोस्त कोलन। कोलन है ना, ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। बताते हो बड़ी आंत का, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, ठीक है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। समझ में आई बात। अच्छा, जैसे मैंने ड्यूडेनम बताया था कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम है, अगर छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग पूछे तो इलियम ही बताकर चलोगे। इलियम क्या है, सबसे बड़ा भाग। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, इलियम। छोटी आंत का बड़ा और छोटा भाग पूछ ले तो ड्यूडेनम तो बता ही दिया कि सबसे छोटा भाग है ना, लेकिन छोटी आंत का सबसे बड़ा भी पूछ ले तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है इलियम, बिगेस्ट पार्ट होता है दोस्त इलियम। वैसे ही आपको पूछेगा कि बड़ी आंत का
आपको पूछ ले कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कोलन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। तो ये बड़ी आंत का बिगेस्ट पार्ट है, बिगेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज, ये लार्ज इंटेस्टाइन का बिगेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और अब आपको पूछे कि ये क्या काम करता है, तो यह है मल से, जो मल होता है ना, मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है, मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है। इसका काम क्या होता है कि जो पोटी बनी है ना, पोटी, पोटी में जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, उस पानी को ये एब्जॉर्ब करता है, तो मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है। ये पूछा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम फीसेस, फीसस होता है पोटी। तो मैंने कहा था छोटी आंत में तो सारे न्यूट्रिएंट आपके गए, छोटी आंत से आपके खून में गए, खून उनको पहुंचा देगा बंगों तक। अब बचा वेस्ट, कचरा, उस कचरे को ट्रांसफर कर देते हैं आपकी बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से वो कचरा आपके मल के रास्ते बाहर निकलता है, आपकी पोटी के रास्ते बाहर निकलता है। तो जो पोटी में अतिरिक्त पानी है, उस पानी को एब्जॉर्ब करता है कोलन वाला भाग, ठीक है। तो मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है कोलन। अब बेटा कोलन के अंदर एक जीवाणु भी पाया जाता है ना, तो इसमें ई कोलाई नाम का जीवाणु, ई कोलाई, यहाँ क्या होता है, ई कोलाई नामक अच्छा जीवाणु पाया जाता है, अच्छा जीवाणु है वो, अच्छा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे मल के अंदर ई कोलाई नामक एक अच्छा जीवाणु पाया जाता है कोलन वाले भाग में, ठीक है। तो अ बैक्टीरिया कॉल्ड ई कोलाई फाउंड हेयर, इसी में यहाँ पर आपके एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। ये एक अच्छा बैक्टीरिया है। मैम ये अच्छा बैक्टीरिया क्यों है, क्योंकि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ये हमारे लिए क्या करता है, 2 विटामिन बनाने का काम करता है। ये जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए 2 विटामिन बनाता है। दोस्त पेपर में क्वेश्चन आता है कि ई कोलाई नामक बैक्टीरिया क्या काम करता है। ई कोलाई हमारे लिए विटामिन बनाने का काम करता है, विटामिन के एंड विटामिन B12 बनाता है। ये हमारे लिए क्या करता है, 2 विटामिन बनाता है। इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के एंड B12। तो हमारे लिए तो अच्छा है भाई, हमारे लिए विटामिन बनाकर दे रहा है ये बैक्टीरिया, इसीलिए इसको अच्छा बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया हमारा मल खाता है प्यारे दोस्त, जो हमारी पोटी है ना, ये हमारा मल खाता है, क्लियर। तो हम इसको खाने के लिए क्या देते हैं, पोटी, ईट फीसेस, ये हमारा फीसेस खाता है, जो हमारी बड़ी आंत में हमारा मल जमा है ना, ये उसको खाता है। तो ये हमारा फायदा कर रहा है, हम इसका फायदा कर रहे हैं नहीं, हमने तो खाने को इसे मल दे दिया, और ये हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 बना रहा है। तो आपको याद रखना है कि हमारा और ई कोलाई की दोस्ती हो जाती है, हमारी और इस ई कोलाई की दोस्ती हो जाती है। मानव और ई कोलाई जो है, ये दोनों के दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। और इस दोस्ती को क्या नाम दूं, इस दोस्ती को कहा जाता है सहजीवन संबंध। दोनों साथ साथ जीते हैं, सहजीवन संबंध। तो कौन सा बैक्टीरिया मानव में सहजीवन संबंध दिखाता है, आप बताते हो ई कोलाई। इस संबंध को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारी आंत में कौन सा जीवाणु है तो सहजीवन संबंध दिखाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। आप लोग बताते हो कि ये होता है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। बार बार पोटी 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 मत करो, मेरे से ज़्यादा बार तो तुमने लिख दिया ब्लैक कमेंट में, इतनी बार तो मैंने भी नहीं बोला जितनी बार तुमने लिख दिया। चलो आओ अब इधर। तो ये पॉइंट थे जो आपको इस चैप्टर से याद करने थे। तो ये चैप्टर ख़त्म।
ठीक है, ये चैप्टर खत्म। इतना बड़ा था ये चैप्टर डाइजेशन, इतना बड़ा था ये चैप्टर पाचन तंत्र। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। और अब बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है जिसको कहते हैं रेक्टम, से आप अपने मल को बाहर निकाल देते हो। तो बड़ी आंत का जो तीसरा भाग था मलाशय, जिसको कहते हैं रेक्टम, तो रेक्टम क्या करता है, रेक्टम में मल संचित हो, यहाँ पर जब तक आपको पोटी नहीं आती ना, वो पोटी यहाँ रखी रहती है। तो रेक्टम बड़ी आंत का तीसरा भाग, यहाँ पर क्या होता है, मल संचित होता है। यहाँ पर क्या होता है, मल संचित होता है ना। कोड फीसस, ये क्या करता है, कोड फीसिस, यहाँ पर फीसिस स्टोर रहता है। और जब आपको प्रेशर आता है तो प्रेशर के साथ एनस के जरिए यानी गुदा, एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग है, गुदा से हम मल को क्या कर देते हैं, बाहर, मल बाहर, आउट कर देते हैं, बाहर, गुदा के जरिए हम मल को बाहर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। शिवांशु आपका कमेंट क्या है बेटा, ये तो बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है ये तो बताओ। तो ये चैप्टर हुआ भाई खत्म। अब हम बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर हुआ खत्म और अब हम लोग बढ़ रहे हैं कहाँ, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी, अब हम बात करेंगे सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बारे में। एक यानी कि एक और सिस्टम आपके शरीर का, जिसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं अपने दिल के बारे में। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इस तंत्र की खोज किसने करी थी, क्वेश्चन आता है। इस तंत्र की डिस्कवरी किसने करी थी, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र कैसा तंत्र है, एक ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में पूरे खून को पूरी, ठीक है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है बेटा। क्लियर। आपका दिल आता है इस सिस्टम के अंदर, आपका रक्त आता है इस सिस्टम के अंदर। तो खोज किसने करी थी, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि किसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी, बताओगे, विलियम हार्वे ने 1628 में। कौन से सन में भाई, 1628। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इन्होंने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, अब रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एनजीओ। क्या कहलाता है, एन, ये भी पूछा जा सकता है कि एंजियोलॉजी किसका अध्ययन है। एंजियोलॉजी हम लोग परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, एनजीओ। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या होता है, एनजीओ, एनजीओ। ठीक, अब जब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं। परिसंचरण तंत्र दो तरीके का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो परिसंचरण के प्रकार, अब हम बात करते हैं परिसंचरण के प्रकार। परिसंचरण के प्रकार, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर परिसंचरण के दो प्रकार होते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी ऐसे जीव हैं जिनमें खून पाया जाता है, मुझे एक बात बताओ, खून किस में मिलता है भाई, खून किस में मिलता है, पेड़ पौधों में मिलता है या जंतुओं में मिलता है। तो आप कहते हो मैम जंतुओं में मिलता है खून। तो जंतुओं के शरीर के अंदर दो तरीके के सर्कुलेशन मिलते हैं, किसी किसी में मिलता है ओपन सर्कुलेशन, ओपन, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेशन, है ना, जिसको कहते हैं खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण। और मैम किसी किसी में मिलता है क्लोज्ड सर्कुलेशन,
क्लोज्ड सर्क्यूल, ठीक है, किसी किसी में मिलता है बंद परिसंचरण। इनको हम लोग करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में मैं आपको खुला परिसंचरण किस में मिलता है और बंद परिसंचरण किस में मिलता है यहाँ से बात करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। कल हम यहाँ से जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन पढ़ रहे होंगे, उनको समझ रहे। ठीक, इस सिस्टम में हम आपके शरीर के अंदर तो आपका पूरा का पूरा ये जो ये है, ऐसे ही आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। ये छोटी छोटी आपके शरीर में धमनियाँ, शिराएं, दिल, ये सब मिलकर आपके परिसंचरण तंत्र को, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? भैया पूरा 1 घंटा हो गया तो क्या जुल्म कर दिया। मैंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 45 मिनट के आसपास पढ़ाऊंगी, बट मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है, करवा देना चाहिए। इसमें मैंने तुम्हारा कौन सा भैया क्या ले लिया फालतू। 1 घंटा पढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बातें? चलो, तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। अब मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।